आप सभी श्रोतागणों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल रागनी सिंह में। आइए आज सुनते हैं मालती जोशी जी द्वारा लिखी एक कहानी जिसका शीर्षक है रिश्वत एक प्यारी सी। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी रिश्वत एक प्यारी सी। पड़ोस का रेडियो जोर से चीख रहा था। 7 समंदर पार से, गुड़ियों के बाजार से, अच्छी सी गुड़िया लाना, प्यारी सी गुड़िया लाना, पापा जल्दी आ जाना। रेणु का मन हुआ रेडियो के साथ सुर मिलाकर वह भी चीखे, पप्पा जल्दी आ जाना, मम्मी जल्दी आ जाना। पर आवाज उसके गले में फंस कर रह गई। हमेशा कैंची की तरह चलने वाली उसकी जबान चुप सी हो गई थी। मन रोने को हो रहा था, पर आंखों में आंसू जमकर रह गए थे। रेडू चल खाना खा ले। दीदी की आवाज कान में पड़ी तो वह चौंकी। सच, उसने सुबह चाय के बाद से कुछ लिया ही नहीं था। पर भूख भी तो जैसे गायब हो गई थी। वह चुपचाप दीदी के पीछे चल दी। दीदी की आंखों से साफ पता चल रहा था कि वह अभी अभी खूब रोकर चुकी हैं, पर उसे कुछ पूछने का साहस नहीं हो रहा था। रसोई में चाची फुलके उतार रही थीं, आंखें उनकी भी लाल हो रही थीं। चाचा जी का सुबह से कहीं पता नहीं था। रेणु को इतना गुस्सा आ रहा था कि कोई उसे ठीक से कुछ बताता क्यों नहीं। दीदी और चाची लगातार रोए जा रही हैं। दादी ठाकुर जी के सामने धरना देकर बैठी हैं। चाचा जी हैं कि एकदम गायब हैं, मिलने वाले चले आ रहे हैं और उसे बार बार पढ़ने के बहाने भगा दिया जाता है। भाड़ में जाए ऐसी पढ़ाई, इससे तो मम्मी पापा के साथ कलकत्ता चली जाती तो ठीक था। मामा जी की शादी देखाती और इस पढ़ाई से भी पीछा छूट जाता। दादी बेचारी कहती रह गई थी, अरे मरी, तीसरी चौथी की परीक्षा कैसी, साथ ले जाओ, लड़की शादी की रौनक देख लेगी। लेकिन मम्मी पापा ऐसे पक्के निकले कि ढेर सारे खिलौनों का वादा करके पीछा छुड़ाकर चले गए। और अब है कि आने में देर किए जा रहे हैं। कल को तार भी आ गया था कि आ रहे हैं। तभी पूजा घर से दादी की सिसकियों भरी गुहार सुनाई दी, हे भोले बाबा, मेरे बेटा बहू लौटा दे, तेरे मंदिर पर 11 ब्राह्मणों को खाना खिलाऊंगी। दीदी का कौर हाथ से छूट गया। रेणु टुकुर टुकुर देखती रह गई। माँ जी, चाची ने गुस्से में कहा, लड़कियों का तो कुछ ख्याल कीजिए, सुबह से अभी तो कुछ मुंह में गया है। पर बात पूरी करते करते खुद उनका ही गला भर आया। दोनों बहनें खाने पर से उठ आईं। हाथ धोते हुए रेणु को याद आया, आज उसके खाने के समय 2 नन्हे हाथों की छीना झपटी तो हुई ही नहीं। उसने चाची से पूछा, चाची बबलू कहाँ है? पड़ोस में है। वह दौड़कर पड़ोस में पहुंची। मिश्रा आंटी बबलू को गोद में लिए सक्सेना आंटी से बात कर रही थीं। रेणु को देखकर एकदम चुप हो गईं। बबलू को लेकर रेणु चुपचाप लौट आई। मिश्रा आंटी के मुंह से उसने पापा के नाम के साथ साथ एक्सीडेंट शब्द भी सुना था। अनिल भी सुबह कुछ इसी तरह की बात कर रहा था। खबर इतनी भीषण थी कि उसे किसी से कुछ पूछने की हिम्मत ही नहीं होती थी। उसने किसी पिक्चर में रेलों का टकराना देखा था। बाप रे, कैसा भयानक दृश्य था, उसकी कल्पना से भी डर लगता है। उसकी नन्ही सी जान के लिए पहले ही क्या कम दुख थे। रोज सुबह उठकर स्कूल के लिए तैयार होना पड़ता था। शाम को जब मोहल्ले के बच्चे खेलते होते, उसे मास्टर जी के पास पढ़ना पड़ता था। दीदी जब तब सहेलियों के साथ सिनेमा चली जाती थी, पर उसे कोई सहेलियों के साथ पार्क तक भी जाने नहीं देता था। घर में रेडियो था, टेप रिकॉर्डर था, प्रेस थी, पर मजाल क्या कि कोई उसे हाथ भी लगाने दे। कैमरा, थर्मामीटर जैसी चीजें
तो उसकी पहुंच से 7 हाथ ऊपर रखी जाती थीं। पर इस नए दुख के सामने ये सारी तकलीफें कितनी छोटी लग रही थीं। रेणु का मन विचारों में बहा जा रहा था। उसे होश भी नहीं था कि उसकी गोद में बबलू है। पर बबलू मियाँ इतने सीधे नहीं थे। बेचारे को भूख भी लग रही थी। उन्होंने रोकर रेणु के बाल नोचकर उसे अपनी बात समझाई और फिर चाची को देखते ही उसने तार सप्तक में रोना शुरू कर दिया। और दिन होता तो दादी उसके रोने को लेकर घर में तूफान मचा देती। 100 काम छोड़कर चाची को उसे चुप कराना पड़ता। दादी की यही रट रहती। घर में ले देकर एक ही लड़का है, पर दोनों मिलकर उसे भी संभाल नहीं सकती। पर आज का दिन ही कुछ और तरह का था। बबलू का रोना सुनकर दादी चिल्ला पड़ी, चुप रह करम जले, आते ही मेरे बेटे को खा गया। चाची बेचारी को एकदम रोना आ गया। दीदी ने बबलू को रेणु की गोद से छीनकर चाची को दे दिया। तुम इसे लेकर कमरे में जाओ चाची, रसोई मैं समेट लूंगी। दादी का दिमाग आज ठिकाने नहीं है। यह सब कुछ इतना अजीब सा लग रहा था कि रेणु का घर में दम घुटने लगा। बाहर खेलने निकल गई तो देखा बच्चे उसे देख अजीब सी शक्ल बना लेते हैं। कुछ ने तो ऐसे ऊटपटांग प्रश्न पूछे कि वह परेशान हो गई। वापस लौटकर पढ़ने बैठी तो एक अक्षर भी पढ़ा नहीं गया। कल पेपर था और पढ़ाई का यह हाल था। आखिरकार भूगोल की किताब लेकर वह छत पर चली गई। पढ़ने को तो वह पढ़ रही थी, पर उसके कानों में दादी के ये शब्द गूंज रहे थे, मेरे बेटे को खा गया। तो क्या सचमुच पापा? इस कल्पना मात्र से ही उसके रोंगटे खड़े हो गए और मुंडेर पर सिर रखकर वह चुपचाप बैठी रही। तुलसी महारानी, बुढ़ापे में किस अपराध की सजा मुझे दे रही हो मैया? दादी की आवाज सुनकर रेणु ने नीचे झांका। दादी तुलसी के चौरे के पास बैठी आंसू बहा रही थीं। अब दिन ढले उन्होंने ठाकुर जी के कमरे के बाहर पैर रखा था। रेणु को उन पर दया हो आई। बेचारी सुबह सवेरे उठकर नहाती हैं, 2-2 घंटे पूजा करती हैं, रोज 5 देवताओं के दर्शन करती हैं, शाम को तुलसी पर दिया जलाती हैं। भला वह कोई अपराध कैसे कर सकती हैं? फिर भगवान उन्हें ऐसी सजा क्यों दे रहे हैं? और सजा क्या अकेले उन्हीं को मिल रही थी? रेणु, दीदी, चाची जी, सभी के लिए होगी यह सजा। तो क्या सबों ने कोई अपराध किया होगा? रेणु बेचारी तो कभी कोई गलत काम नहीं करती, नियम से स्कूल जाती है, स्कूल से जो होमवर्क मिलता है पहले उसे करती है, तभी खेलने निकलती है। दोनों वक्त भगवान के सामने हाथ जोड़ती है, बड़ों के पैर छूती है, जो भी काम कहा जाता है फौरन कर देती है, बड़ों को जवाब नहीं देती। पर यह सब सोचते हुए रेणु को अपने कितने ही गलत काम भी याद आने लगे। एक बार मम्मी ने साबुन मंगाया था, उस दिन 5 पैसे बच गए थे। उसने टॉफी लेकर खा ली थी। छिपाने का इरादा भी नहीं था, पर मम्मी ने हिसाब ही नहीं मांगा। रेणु भी भूल गई थी। एक बार पेन में स्याही भरने के चक्कर में ढेर की ढेर स्याही पापा की मेज पर गिर गई थी। पापा घंटों चीखते रहे, पर डर के मारे उसने बताया ही नहीं। बेचारे नाथू पर बेकार की डांट पड़ी। और एक बार सुस्मिता की डेस्क से इमली चुराई थी। रुखसाना की कॉपी से गणित के सवाल टीप लिए थे। होमवर्क करना भूल गई थी, सो एक बार टीचर जी से झूठ मूठ बुखार का बहाना बना दिया था। बाप रे, ये सारी छोटी छोटी गलतियां आज कितनी बड़ी लग रही थीं। मम्मी कहती हैं भगवान सबको देखते रहते हैं। जरूर भगवान ने इन सारी बातों को नोट कर लिया है, तभी नाराज होकर उन्होंने उसे सजा देने का फैसला कर लिया है। अंधेरा घिराने पर जब वह नीचे उतरी तो उसका मन बुरी तरह कांप रहा था। ठाकुर जी के सामने वह देर तक बैठकर अपनी गलतियों के लिए माफी मांगती रही।
आगे से खूब अच्छी लड़की बनने का वचन उसने भगवान को दिया। तब कहीं जाकर मन को थोड़ा संतोष हुआ। रात में जब दीदी के पास सोई तो उन्होंने एकदम से भींच लिया। दीदी के गले से लगकर सोते हुए उसे लगा कि उनके सिवाय अब संसार में उसका कोई नहीं है। दीदी, उसने कांपती आवाज में कहा, दूसरों की चिट्ठियां पढ़ना बुरा होता है ना? हाँ, होता तो है। क्यों? दीदी ने पूछा। एक बार आपने मिन्नी दीदी के लिए चिट्ठी दी थी ना, वह हमने पढ़ ली थी। दीदी के कुछ कहने की प्रतीक्षा में वह कुछ देर रुकी, पर दीदी चुप ही रही। और है न दीदी, आपकी नीले फूलों वाली गुलाबी साड़ी हमने एक दिन पहन ली थी। हमसे जरा सी फट भी गई थी, पाँव में आ गई थी न। दीदी फिर भी चुप रही और धीरे धीरे उसके बालों में हाथ फेरने लगी। इतनी बड़ी बात सुनकर भी वह कुछ नहीं बोली। रेणु ने समझ लिया कि उसे माफ कर दिया गया है। वह निश्चिंत होकर सो गई। दूसरे दिन वह रोज की तरह उछलकर बिस्तर से उतरी, पर पिछले दिन की ही तरह घर का हाल देखकर वह भी मुंह लटकाकर अपने काम में लग गई। अब चाचा जी का इंतजार था। जब से गए थे उन्होंने तार टेलीफोन कुछ भी नहीं किया था। दादी का गुस्सा कभी बकझक का रूप ले रहा था, कभी रोने का। रेणु का दिल हुआ पेपर को गोली मारी जाए, पढ़ाई तो कुछ हुई नहीं थी। पर दीदी ने जैसे तैसे ठेल कर उसे स्कूल भेजा। जैसे भी बना उसने पेपर किया और घंटी बजते ही वह घर की ओर दौड़ी। चिप्पियां लगी थीं। दीदी उनके पाँव में आयोडेक्स मल रही थी। मम्मी पलंग पर लेटी थीं। पट्टियों से जकड़ा उनका सिर चाची की गोद में रखा हुआ था। वह उन्हें चम्मच से कुछ पिला रही थी। रेणु पहले तो कुछ देर तक सहमी सी दरवाजे पर खड़ी रही, फिर दौड़कर मम्मी से लिपट गई। आह मेरी मुनिया, कहते हुए मम्मी ने उसे छाती से लगा लिया। कुछ देर बाद चाची ने उसे धीरे से दूर किया। रेणु बेटी, मम्मी को चोट लगी है ना? रेणु तो दूर हो गई, पर वहीं पलंग पर बैठी रही। उसे लगा कि कब सब बाहर वाले जाएं और वह मम्मी पापा से जी भरकर बातें करे। भीड़ छटते छटते शाम हो गई। दादी ने हरेक से कहा, देखना भैया, इस पूर्णमासी को मेरे यहाँ कथा होगी, जरूर आना। निमंत्रण की राह मत देखना। अम्मा, यह कथा कैसी? तुम तो कह रही थी ना कि 11 ब्राह्मणों को मंदिर में। तू अपनी टांग मत अड़ाया कर। दादी ने पापा को जोर से डांट दिया, और कल इन्हीं के लिए दिन भर रोती रही हैं। कथा का उससे क्या संबंध है? वह ब्रह्मभोज है या कथा है? सो तो है माँ, लेकिन 33 करोड़ देवताओं में से अभी तो सिर्फ 2 ही निपटे हैं। औरों को नाराज क्यों करती हैं? पापा की बात पर दादी ने मुंह बिचका लिया और बबलू को लेकर वहां से चल दी। कल तो बेचारे को कैसा कोस रही थी, और आज एक पल को नीचे नहीं उतारेंगी। पापा, आप मजाक नहीं बनाना। इस मंगलवार को मैं भी 5.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। अपने कॉलेज के सामने वाले हनुमान जी से हमने बोला है, दीदी ने कहा। पापा शायद कुछ कहते, पर दीदी का चेहरा देखकर चुप रह गए। बस प्यार से उनके सिर पर एक चपत लगा दी। मम्मी के हाथों की मालिश करते हुए चाची धीरे से शर्मा कर बोली, जीजी, आप अच्छी हो जाएं तब हम दोनों हरसिंह पर चलेंगी। आपके हाथों से मैयार की गोद भरवानी है, एक जोड़ा भी चढ़ाना है। मम्मी ने प्यार से चाची का गाल थपथपा दिया। बड़ी पुरखिन बन रही है तू तो। चाची हंसकर रह गई। और अपनी जीजी से भी तो पूछो, घर सकुशल पहुंचने के लिए उन्होंने किस किस को रिश्वत दी है। अब आप चुप भी रहिए। पता नहीं किसके पुड़ियों से बच्चों के बीच फिर लौटकर आ पाए हैं, मम्मी ने गुस्से में कहा। पापा फिर भी शायद कुछ कहते, पर चाचा जी को आते देखकर रुक गए। अरे, कहाँ गायब हो गए थे? सब लोग खाने पर इंतजार करते रह गए, पापा ने कहा।
जरा काम से चला गया था, उन्होंने धीरे से कहा। फिर मम्मी के पास आकर बोले, भाभी जरा मुंह खोलो, यह मुरली मनोहर का प्रसाद और चरणामृत है, जरा सा ले लो। लाला जी, तुम और प्रसाद? मम्मी ही क्या, सभी को आश्चर्य हो रहा था। चाचा जी थे ही ऐसे, दादी सिर पटक कर रह जाती, पर वह कभी पूजा घर में पांव नहीं देते, किसी मंदिर की तरफ देखते तक न थे। और वही चाचा जी मुरली मनोहर का प्रसाद लाए। आश्चर्य तो होना ही था। हाँ भाभी, उस दिन यहाँ से चला था तो अचानक मंदिर पर नजर पड़ गई। मैंने कहा, भगवान, अगर भैया भाभी को लेकर लौटा तो तुम्हारे दर्शन करने के बाद ही भोजन करूंगा। रुलाई के मारे उनकी बात अधूरी रह गई। सबकी आंखों में आंसू आ गए। रेणु को पता ही नहीं चला कब वह मम्मी के पास से उठकर पापा के पास आ गई थी। रेणु बेटी, पापा ने उसका सिर थपथपाते हुए पूछा। देखो, सभी ने हमारे लिए भगवान को कुछ न कुछ रिश्वत दी है, तुमने कुछ नहीं दिया। पापा बात मजाक की ही कर रहे थे, पर उनकी आवाज एकदम बदली हुई थी। उनकी इस आवाज ने रेणु को सोचने पर मजबूर कर दिया। सचमुच उसने तो भगवान को कुछ भी देने का वादा नहीं किया। उसे याद ही नहीं रहा उसे कितनी शर्म आ रही थी। पापा, पापा के गले में हाथ डालकर उसने धीरे से कहा, मन्नत की तो हमें याद ही नहीं रही पापा। हमने तो सिर्फ ठाकुर जी से अपनी गलतियों की माफी मांगी थी और अच्छी लड़की बनने का वादा किया था पापा। मेरी बच्ची, उसकी जरूरत ही क्या थी? सबसे प्यारी रिश्वत तो तूने ही उसे दी है। तेरी मम्मी ठीक कहती हैं, पता नहीं किसके पुण्य हमें लौटा कर लाए हैं, क्या पता वे तेरे ही पुण्य हो। पापा धीरे धीरे बोल रहे थे, उसके सिर पर हाथ फेरते हुए। रेणु की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वह पापा की गोद में सिर रखे मुस्कुरा रही थी। और इन अंतिम सुखद शब्दों के साथ यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। मालती जोशी जी द्वारा लिखी यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी, कृपया कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आप सभी श्रोतागणों को फिर से मेरा सहृदय से धन्यवाद।